हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 का ये 9th चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यह टॉपिक आता है और बेहद इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है। यह बहुत ही ज्यादा समझने वाला चीज इस चीज में है। आप ये ना सोचें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर है तो रटना है। केमिस्ट्री में कोई चैप्टर रटने वाला नहीं है। हर चैप्टर की अपनी एक समझ होती है और उसमें ये चैप्टर समझदारी के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आप पढ़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाबू इसी का एक और नाम है, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इस कंपाउंड का यूज आप 9-10 से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल आइडिया इसके बारे में नहीं है। तो आज इसी का हम लोग डिटेल आइडिया लेंगे और सीखेंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में यदि आप सीखना चाहते हो ना तो सडनली से ये नहीं होगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी बेसिक बातें हैं जिसको आपको पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए इसके अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है एडिशन कंपाउंड। आज हम लोग जानेंगे कि एडिशन कंपाउंड किसको कहते हैं। बाबू वह सभी कंपाउंड एडिशन कंपाउंड कहलाता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक कंपाउंड के आपस में जुड़ने से होता है, आपस में एडिशन से होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड which is formed by addition of two or more than two compounds is called एडिशन कंपाउंड। तो ये एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड वो सभी कंपाउंड होते हैं जिसका निर्माण दो या दो से अधिक कंपाउंड के आपस में एडिशन से होता है। आप पोटासिलम फिटकिरी का नाम सुने होंगे। फिटकिरी, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। इस एक कंपाउंड का फॉर्मेशन तीन अलग अलग तरह के कंपाउंड के आपस में एडिशन से हुआ है। पोटेशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट और वाटर आपस में जुड़ा है, तब जाके ये एक बड़े से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यह एडिशन कंपाउंड कहलाएगा। और एडिशन कंपाउंड का आगे बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा, उसको हम देखेंगे बाद में और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, एडिशन कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक कंपाउंड के आपस में एडिशन से होता है। और बाबू ये एडिशन कंपाउंड जो होते हैं ना वह दो तरह के होते हैं। इट मीन्स एडिशन कंपाउंड मे बी ऑफ टू टाइप्स। एडिशन कंपाउंड कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक कहलाता है बाबू डबल साल्ट और दूसरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी को ना आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि डबल साल्ट क्या होता है, फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह होगा
डबल साल्ट। देखो डबल साल्ट भी एडिशन कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी एडिशन कंपाउंड है। मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों कंपाउंड तब बनेगा जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे। फिर दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा इसको देख लीजिए। इसके अंतर के आधार पर ही हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो डबल साल्ट क्या है, डबल साल्ट एक एडिशन कंपाउंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं सच एडिशन कंपाउंड which dissociate completely into its constituent cation and anion in the aqueous solution is called डबल साल्ट। अब देखिए डबल साल्ट के बारे में बताया गया कि यह एक एडिशन कंपाउंड है। कैसा एडिशन कंपाउंड है, यह एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे, यानी किसी जलीय विलयन में रखेंगे। यदि आप जल में रखेंगे तो वह कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन में। मतलब जिस केटायन और एनायन से मिलकर वह सब आपस में बनता है वह पूर्णतः 100% डिसोसिएट कर जाता है। अब इस बात को आप एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। तो इसके एग्जाम्पल को आप देखिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए, हमने लिखा है कि सच एडिशन कंपाउंड विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट केटायन एंड एनायन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल साल्ट। जैसे इसका आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। बाबू इसी को पोटासियम कहते हैं। फिटकरी इसी को कहा जाता है। यही कंपाउंड, इसी फिटकरी का यही केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका एक और एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। इसको कार्नालाइट कहते हैं। मैग्नीशियम का ये ओड है। कार्नालाइट। आप देख सकते हैं कि ये कैसे डबल साल्ट है या कैसे ये एडिशन कंपाउंड है। पोटेशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, वाटर, तीन कंपाउंड के आपस में एडिशन से पोटेशियम बनता है। पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर के कंपोजिशन एडिशन से कार्नालाइट का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये सभी कंपाउंड आपको दिख रहा होगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो दो या दो से अधिक कंपाउंड के आपस में मिलने से बना है। दूसरी बात, मिलने से बना इसलिए ये एडिशन कंपाउंड है। अब डबल साल्ट के डिफिनीशन के आधार पर इसको समझेंगे कि ये किस तरह का कंपाउंड है। तो कहा गया कि सच एडिशन कंपाउंड विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट केटायन। कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन का मतलब होता है जिस केटायन और एनायन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जैसे आप एक कंपाउंड से समझिए, जैसे नीचे वाला कार्नालाइट ले लो या कोई भी आप ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। जैसे KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। बाबू इस कंपाउंड को जब तुम वाटर में मिलाओगे यानी जल में मिलाओगे, चूंकि कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में इसका टूटना होता है, तो जैसे ये जल में मिलाओगे ना तो वाटर में डालने के बाद ये टूटेगा कैसे, सो देखो। KCl टूट जाएगा K प्लस में और Cl माइनस में। MgCl टूट जाएगा Mg प्लस प्लस में 2Cl माइनस में, और वाटर में जाके मिल जाएगा 6H2O। तो आप देख सकते हैं जितना केटायन था वो सब अलग हो गया, जितना एनायन था वो सब अलग हो गया। कोई भी केटायन और एनायन आपस में अब जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये पूर्ण रूप से टूट जाता है। जितने भी केटायन और एनायंस होते हैं वो सभी पानी में जाने के साथ ही अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, घुल जाते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड के बारे में हमने कहा कि यह एक ऐसा कंपाउंड, ये एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से टूट जाता है। इसी प्रकार यदि आप K2SO4 वाला एग्जाम्पल को देखिएगा, मतलब फिटकरी वाला एग्जाम्पल को, तो
तो इसके साथ भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं। क्या होता है देखिए आप, जैसे आप K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, इसको जब आप वाटर में डालोगे ना, इस कंपाउंड को, फिटकिरी है ये, तो ये भी टूट जाता है। कैसे टूटता है? ये टूटेगा 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस में, 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन। ये टूटेगा 2 अल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन में, और वाटर जो है वो वाटर में जाके मिल जाएगा। मतलब जितना भी केटायन एनायन है ना जो जुड़ा हुआ है, वो सब पानी में जाने के साथ ही पूरी तरह से टूट जाता है और टूट के वो घुल जाता है। इस प्रकार से इसी तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? डबल साल्ट कहते हैं, जो एडिशन कंपाउंड के अंतर्गत आता है। तो ये 2 एग्जाम्पल था एडिशन कंपाउंड का, एडिशन कंपाउंड के अंतर्गत डबल साल्ट का। अब हम लोग इसका दूसरा टाइप देखेंगे, जो हमारा टॉपिक पहले ही लिखा जा चुका है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। अब इस टॉपिक को हम देखेंगे, हम हालांकि यही हमारा चैप्टर भी है, तो इसके बारे में अब आप देखिए। Such addition compound which do not dissociate completely into its constituent cation and anion in aqueous solution। मतलब यह एक ऐसा एडिशन कंपाउंड होता है जिसको आप वाटर में डालोगे ना, तो वाटर में डालने के बाद यह पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होता है अपने कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन में। मतलब जितने भी एनायन से या केटायन से इसका निर्माण हुआ है, इसमें कुछ टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा, या फिर बिल्कुल नहीं टूटेगा, इस तरह की बातें होती है। जबकि डबल साल्ट में क्या था? डबल साल्ट एक ऐसा एडिशन कंपाउंड था जो 100% डिसोसिएट करता है अपने कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन में। तो ऐसी स्थिति में आप इसके एक एग्जाम्पल को देखिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है इस तरह का कंपाउंड K4FeCN का होल 6, ये हो गया K3FeCN का होल 6, NiCO का होल 4, CrNH3 का होल 6, Cl3। These all are complex compound और coordination compound। ये सभी ऐसे डबल साल्ट हैं, सॉरी, ये सभी ऐसे एडिशन कंपाउंड हैं जो या तो पार्शियली टूटते हैं, पार्शियली मतलब केटायन और एनायन के रूप में मैं बोल रहा हूं। पार्शियली टूटने का 2 मतलब होता है, एक तो कितना परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से इंडिकेट, वो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट केटायन और एनायन के रूप में पूर्णतः टूटता है या नहीं। तो इसका कुछ केटायन और एनायन तो अलग हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं अलग होता है। तो ऐसा कंपाउंड ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जिस कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ रहे ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला सभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ये कैसे टूटता है, किस आधार पर टूटता है, हम क्या कहना चाह रहे हैं डिफिनीशन के माध्यम से, अब आप इस बात को समझिए। जैसे आप एक कंपाउंड ले लो, जैसे आप ले लीजिए K4FeCN का होल 6। अब आप क्या करो, इस कंपाउंड को ना पानी में डाल दो। तो पानी में डालोगे ना तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का चीज जैसे है वैसे ही रह जाएगा, बाहर का चीज टूटेगा। पोटेशियम 4 है तो 4K प्लस, चूंकि पोटेशियम का वैलेंसी +1 होता है, और ब्रैकेट के अंदर जो जैसे है वैसे आप लिख दीजिए, उसको टच भी नहीं करना है।
अब इस पर कितना निगेटिव चार्ज आएगा, उतना निगेटिव चार्ज आएगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो 1 के पर 1 प्लस है तो 4 के पर 4 प्लस, इधर 4 प्लस है तो इधर कितना माइनस होगा, 4 माइनस होगा। इस तरह से ये टूटता है। अब आप देखिए कि ये पूर्ण रूप टूटा, लेकिन सभी केटायन और एनायन आपस में अलग नहीं हुआ है। वास्तव में ये जो पार्ट है इसका, इसके अंदर भी 2 तरह का आयन है, एक केटायन और दूसरा एनायन। आयरन पर जब आप यहां पर चार्ज निकालोगे ना, जो बाद में आपको बताया जाएगा, आपको यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, केटायनिक फॉर्म में है वो। तो इस स्थिति में Fe2+ हुआ। और ये जो Cn आप देख रहे हैं, ये Cn पर एक निगेटिव चार्ज होता है और टोटल 6 है तो 6 निगेटिव चार्ज। यदि ये इस तरह से टूट जाता, इस तरह से डिसोसिएट कर जाता, तब हम कहते कि ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट किया है। लेकिन जब आप इस कंपाउंड को पानी में डालोगे तो इस प्रकार टूटेगा, इसके बाद ये वाला स्टेप होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो ये भी डबल साल्ट कहलाता। तब हम कहते कि हाँ, ये भी केटायन और एनायन के रूप में पूर्ण रूप से टूट गया है, सारा का सारा केटायन और एनायन बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डबल साल्ट में ऐसा नहीं होता है। डबल साल्ट में ऐसा होता है, कंप्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये केटायन और एनायन के रूप में क्यों नहीं टूटा। तो जब आप इसका बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये वाला पार्ट क्यों नहीं टूटा। इस तरह से अब आप समझ चुके हैं कि डबल साल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं। चलिए अब इससे आगे की बात देखते हैं। अब एक नोट करके आप एक छोटा सा बात लिख लीजिए। यहां लिखा हुआ है कि डबल साल्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ये जो डबल साल्ट होता है ना, एक्वस सॉल्यूशन में सॉलिड स्टेट में कभी नहीं रह सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि ये बात हम कैसे बोल रहे हैं। हम आपको 2 एग्जांपल लेते हैं, एक डबल साल्ट का और दूसरा ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। जैसे KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2। और दूसरा एक एग्जांपल हम आपको बताते, इसमें हम 2 एग्जांपल पर आपको बताएंगे। NiCO का होल 4। इस कंपाउंड को जब आप पानी में डालोगे ना, वाटर में, तो ये टूट जाएगा। K प्लस Cl माइनस Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस और H2O तो वाटर में जाके मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि केटायन एनायन सब बिल्कुल अलग हो गया। और जैसे ये आयनाइजेशन होगा, इसका आयनिक फॉर्म में जाएगा तो वो वाटर में जाके घुल जाएगा। तो घुल जाएगा तो ये कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता है। अब इस कंपाउंड को जब आप वाटर में डालोगे तो इसका डिसोसिएशन नहीं होता है। अब देखिए ये केटायन एनायन फॉर्म में डिसोसिएट ही नहीं किया, तो डिसोसिएट नहीं किया तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। और जैसे था वैसे ही यदि रह गया, आयन के रूप में नहीं बदला, तो वो फिर सॉल्वेशन नहीं होगा, उसका हाइड्रेशन नहीं होगा, वो नीचे जाके फटाक से बैठ जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति में वाटर में भी सॉलिड स्टेट में ही रह जाएगा, लेकिन ये घुल जाएगा पानी में। तो ये देखिए ये घुल गया। ये एक एग्जाम्पल है जो ये एक एग्जांपल है जो नहीं घुला, सॉलिड स्टेट में रह गया। लेकिन हमने लिखा कि हम क्या लिखे, हम लिखे कि मे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अब आप देखिए इसी में यदि हम इसके अंतर्गत यदि दूसरा, आप जो हम लिखते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाइएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, लॉकडाउन की वजह से बोर्ड छोटा है, नहीं तो इसको सही कर लिया जाता। व्यवस्था उस तरह से हो नहीं पा रही है, तो इसी में काम चलाया जा रहा है। तो आप लिखते जाइएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हुआ
और एक एग्जाम्पल ये हुआ। अब इसके अंतर्गत हम आपको यहां पर दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। उस एग्जाम्पल में देखोगे कि वो पानी में घुल जाएगा। कैसे घुल जाएगा ये देखिए, जैसे K4FeCN का होल 6 आप लेते हो, इसको जब आप पानी में डालें आप, तो ये टूट जाएगा 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस। देख सकते हैं ये केटायन है, ये एनायन है, केटायनिक और एनायनिक फॉर्म में जाएगा तो टूट जाएगा। अब आप कहेंगे सर अंदर नहीं पूरा का पूरा टूटा है तो कैसे घुलेगा? ओवरऑल 4 माइनस चार्ज है, यह भी एक एनायन है, इसका सॉल्वेशन होगा और ये आराम से घुल जाएगा। तो जब इसको आप पानी में डालोगे तो ये एक को सॉल्यूशन बना लेता है और नीचे बैठता नहीं है, ये होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करता है। इस तरह से ये सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड स्टेट में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन ये हमेशा जो है कभी भी कभी ये इस तरह का जो कंपाउंड होगा, मतलब डबल साल्ट वाला जो कंपाउंड होगा, यह कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये एक छोटा सा परिचय आप देख रहे थे। अभी तक आप समझे हैं कि एडिशन कंपाउंड किसको कहते हैं, एडिशन कंपाउंड कितने तरह का होता है। ये दो तरह का होता है, एक डबल साल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड होता है जिसको आप पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है केटायन और एनायन में, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा नहीं करता है। एक नोट करके बात बताई गई कि डबल साल्ट एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वह एग्जिस्ट कर भी सकता है सॉलिड स्टेट में और नहीं भी कर सकता है, वो उसके डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। चलिए अब यहां से आगे हम लोग कुछ नेमिंग टर्म की बात करेंगे। सम नेमिंग टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान रहे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखें या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें, दोनों एक ही बात है। बाबू सम नेमिंग टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ना 4 इंपॉर्टेंट नेमिंग टर्म आता है और चारों को हम लोग एक एक करके पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा आता है आयोनाइजेशन स्फीयर, तीसरा आता है सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम, और चौथा लिगेंड। तो ये 4 टर्म है। अब सवाल ये उठता है, देखिए अभी हम लोग डबल साल्ट के बारे में जितना पढ़े वो खत्म है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो हमको जानना है वह है उसका जो नेमिंग टर्म है, कुछ उसको पहले समझना है, फिर उसको हम लोग सीखेंगे कि उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो ये 4 टॉपिक नेमिंग टर्म के अंतर्गत आता है। अब हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं और एक कंपाउंड पर हम आपको ये चारों बात समझाते हैं, फिर एक एक करके लिखा देंगे। अब साथ साथ लिखते जाइएगा। देखिए जैसे K4FeCN का होल 6। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड है, तो निश्चित रूप से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। अब इसमें आप कुछ बातों को थोड़ा डिटेल से समझिए, बढ़िया से समझिए, ताकि आपको आगे कहीं परेशानी नहीं हो। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कम से कम दो भाग होता है। अब ये कौन सा 2 भाग होता है? एक वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है और एक वह भाग जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये वाला जो हिस्सा है यह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और यह वाला जो हिस्सा है यह स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर।
यानी इस यहां से लेकर यहां तक के पार्ट, इस कंपाउंड में यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। और इस ब्रैकेट के बाहर का जो भी पार्ट है वो सॉरी ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये वाला जो पार्ट है ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, और ये वाला जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो नेमिंग टर्म था, चार था, उसमें शुरू का जो दो था उसकी मैं बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दूसरा आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये दो बात आप समझ गए कि हम किसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे और किसको आयोनाइजेशन स्फीयर कहेंगे। अब इस आयोनाइजेशन स्फीयर में दो टर्म आपको अब सीखने के लिए मिलेगा। जहां से ब्रैकेट शुरू होता है उसके जस्ट बाद जो एटम है, मैं इस एटम की बात कर रहा हूं, मैं इस एटम की बात कर रहा हूं। एक टॉपिक ये आपका हो गया, एक ये हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। अब आप देख सकते हो कि ये ब्रैकेट के जस्ट बाद है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के साथ ये वाला जो चीज है CN, 6 गो है टोटल, ये CN ही कहलाता है, ये जो CN है ये CN ही कहलाता है लिगेंड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल 4 टर्म जो देखने के लिए मिल रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने किसको कहा, आयोनाइजेशन स्फीयर किसको कहे, सेंट्रल एटम किसको कहे, लिगेंड किसको कहे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का पार्ट आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज होते हैं या दो तरह के चीज होते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम। यह एटम जनरली डी ब्लॉक का कोई मेटल एटम होता है, और वह मेटल एटम होता है जिसके पास वैलेंट डी ऑर्बिटल होता है। ये इसके बॉन्डिंग में आप सीखेंगे। और दूसरा होता है लिगेंड, और इसके बारे में डिटेल में बाद में जानने के लिए आपको मिलेगा। तो ये चारों टर्म आप यहां पर आप समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वहां पर वो था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहले आप ये सब बात जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन क्या है, नहीं है, कैसे है। तो ये सब बात हो गया। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते किसको हैं। आप एक चीज गौर कीजिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज है, सेंट्रल एटम है और लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट होता है जिसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर केप्ट टुगेदर इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं। दिस पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसको दूर करेंगे। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वीडियो जो आप देखते हैं और जो कमेंट करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी परेशानी को दूर किया जाए। जहां तक हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं, आप भी प्रयास लगातार करते रहिए। अब इसके अंतर्गत हमारा होगा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर। अब ये आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह पार्ट आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है। इट मींस हम लोग कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ ऐसे दैट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which is outside of coordination sphere is called ionization sphere। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। अब इसके अंतर्गत हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। अभी आप कॉपी पर पीछे लिख चुके हैं, जो फिगर आप बनाए हैं अभी इसको समझने के लिए, उसमें आप लिखे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को आप जो यहां पर इंडिकेट किए थे कि वो क्या है। आप देखे होंगे कि सेंट्रल मेटल एटम जो है ना वह कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत आने वाला एक मेटल एटम है। तो ऐसा है ना कि जैसे K4FeCN का होल 6 ये है, अभी हम इसी का एग्जाम्पल लिए थे, तो हम लोग इसी को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो क्या होता है ना कि ये जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड, ये सारा का सारा लिगेंड इस मेटल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और किस तरह से जुड़ा हुआ होता है इसको आप थोड़ा डिटेल में समझिए। आखिर क्यों इसको सेंट्रल एटम कहा गया है या सेंट्रल मेटल एटम कहा गया है, इसको समझिए। जब आप इस कंपाउंड को तोड़ेंगे, जब ये कंपाउंड टूटता है ना बाबू, तो ऐसे टूटेगा। तो ये तो मैं बार बार बतला रहा हूं, ऐसे टूटता है। इसका यदि तुम डिटेल फिगर बनाओ तो इसमें कुछ ऐसा होता है। आयरन बीच में होता है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक Cn-, दूसरा Cn-, तीसरा Cn-, चौथा Cn-, पांचवा Cn- और ये छठा Cn-। चारों तरफ से इसको घेरे होता है। और यह Cn- सारा का सारा Cn- इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें लिगेंड डोनर होता है और सेंट्रल एटम एक्सेप्टर होता है। चारों तरफ से इस तरह से जुड़ा होता है। ये आप ओवरऑल चार्ज देखिएगा ना सबका जोड़ के, तो आपको ये टोटल 4- आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए। इसी को यदि फिगर में दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो एटम है यह लिगेंड के चारों ओर से घिरा हुआ है और ये बीच में है, इसलिए इसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। क्योंकि ये मेटल का ही एटम रहता है तो इसीलिए इसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे कि इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही ये पार्ट है, तो हम कहेंगे कि इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर लिंक्ड विथ
ए मेटल एटम, जनरली ये डी ब्लॉक एलिमेंट का एटम होता है विथ कोऑर्डिनेट, सॉरी हम इसको लिखा देते हैं, आप वहां से देख लीजिए। हम लोग कहेंगे ऐसे, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड्स आर लिंक्ड विथ ए मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट मेटल एटम इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम। तो आप इसको लिख लीजिए, जो भी बात लिखी गई है वो सब बात आपको लिखना है ताकि आप चीजों को समझ सकें। सेंट्रल एटम बीच में है इसीलिए उसको हम लोग सेंट्रल भी बोलते हैं, वो एटम बीच में इसीलिए सेंट्रल एटम बोलते हैं। हम लोग कहते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are linked with a metal atom। ये मेटल एटम बाबू जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक मेटल होता है। बाय coordinate bond। In coordination sphere, ligands are linked with a metal atom by coordinate bond। That metal atom is called central metal atom or सेंट्रल एटम। तो ये था हमारा तीसरा टर्म। और इस तीनों टर्म में जो भी 4 टर्म आपको पढ़ना है, 3 टर्म आप पढ़ चुके हैं, इस चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह अब आ रहा है, जिसका नाम है चौथा लिगेंड। लिगेंड्स। सबसे पहले हमने सीखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में आपको बताया गया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वह पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, जिसमें सेंट्रल एटम और लिगेंड्स आपस में एक साथ रहते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर उसको कहा गया जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का भाग था, जो आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। फिर सेंट्रल एटम, उस एटम को कहा गया जो लिगेंड से चारों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लिगेंड। ये लिगेंड क्या होता है बाबू? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है या फिर आयन होता है, मोनोएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक। मतलब मोनोएटॉमिक आयन या पॉलीएटॉमिक आयन होता है जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है या फिर मोनोएटॉमिक आयन या फिर पॉलीएटॉमिक आयन होता है जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आयंस which are linked with central metal atom by coordinate bond in coordination sphere is called ligands। मतलब अभी जो आप ये कंपाउंड देखे थे कि K4FeCN ये टूटा था ना, इसमें FeCN का होल 6 इसमें जो टूटा था 4 माइनस था यहाँ, तो आप क्या देखे थे कि Fe बीच में था और Cn माइनस चारों तरफ था और यही Cn माइनस लिगेंड कहलाया था।
तो ये तो सेंट्रल एटम है और ये सब लिगेंड है, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये जो जुड़ा होता है, तो मैं इसी को कह रहा हूं लिगेंड। ये भी लिगेंड है, 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 ये भी लिगेंड है। टोटल 6 लिगेंड है और हम इसी लिगेंड के बारे में कह रहे हैं। अभी यहां पर इस कंपाउंड में टोटल 6 लिगेंड है और सब एक जैसा, सब CN- है। मैं आपको इसी के बारे में कह रहा हूं कि यह या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब H2O टाइप का हो सकता है, NH3 टाइप का हो सकता है, इसी टाइप का हो सकता है, RnH2 टाइप का हो सकता है, O2 टाइप का हो सकता है। तो ये सब हो सकता है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ये मोनो एटॉमिक आयन हो सकता है। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब जैसे Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, इस तरह का O2- हो सकता है, या फिर ये पॉली एटॉमिक आयन हो सकता है, जैसे SO4- हो सकता है, C2O4 2- हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। मतलब ये लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और मोनो एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक आयन्स भी हो सकते हैं। आयन में पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन दोनों होता है, तो वो दोनों हो सकता है। तो इस आधार पर आपको नहीं लगता है कि लिगेंड का अलग अलग प्रकार हो जाएगा, उसका टाइप हो जाएगा। तो अभी हम लिगेंड के डेफिनेशन के बाद इसका टाइप हम लोग सीखेंगे। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे। अच्छा, हेडिंग डालने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। देखिए, लिगेंड का हमेशा एक ही काम होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना, लिगेंड का हमेशा एक ही काम होता है और यह काम होता है कि वह सेंट्रल एटम के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ये लिगेंड है और लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ, हमेशा। ये इसका काम है और ये हमेशा डोनर होता है, सेंट्रल एटम हमेशा एक्सेप्टर होता है। तो लिगेंड जब हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो लिगेंड क्या करेगा? सेंट्रल एटम को जो रिक्वायर्ड लोन पेयर है वह देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए। वो लोन पेयर के रूप में हो या फिर नेगेटिव चार्ज के रूप में हो। जो इलेक्ट्रॉन देता है वह डोनर होता है, जो गेन करता है उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। ये सब बात पहले भी बताया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बात समझ में आता होगा। तो लिगेंड का क्या काम है? लिगेंड का काम है कि वह जरूरी इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करे। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। क्यों? ताकि वह लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। इट मींस तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि लिगेंड सप्लाई द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे सेंट्रल मेटल एटम बीच में होगा, सेंट्रल मेटल एटम, ये मेटल एटम हम सेंट्रल मेटल एटम इंडिकेट किए। और जितना भी लिगेंड होता है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लिगेंड को हम L से इंडिकेट करते हैं। और बाबू एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसको गेन करने के लिए, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये सब बात कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको बढ़िया से बताया गया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है।
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए या तो लोन पेयर होना चाहिए, नहीं तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए। दो ही स्थिति में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस आधार पर लिगेंड अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो जानिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो हमारा अगला टाइप होगा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। किस आधार पर बाबू? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। इस आधार पर लिगेंड तीन टाइप का होता है। पहला न्यूट्रल लिगेंड। ये एक ऐसा लिगेंड होता है जो लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।